हेलो स्टूडेंट। कल मैंने आपको अपनी पार्ट टू वाली वीडियो में आयतन यानी वॉल्यूम तक बताया था और आज मैं उससे आगे आपको ऊर्जा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना। आप देखिए कि ऊर्जा क्या है। एनर्जी क्या है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक द्रव्यमान में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों जैसे प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि में किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पे है। सबसे पहली बात यह है कि ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। पहली बात इसको नोट कीजिए। दूसरी बात, ऊर्जा किस किस रूप में हो सकती है? प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा में हो सकती है, ऊष्मीय ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। तीसरी बात ध्यान देने वाली बात है, ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो इन जगहों से बन के आ सकते हैं। डेफिनेशन तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पे देखो आप। पहली बात क्या है बोले मैंने? किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात। दूसरा देखो यहाँ पे, ऊर्जा किन किन रूपों में हमें प्राप्त हो सकती है? जैसे प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। इन सभी किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। तीसरी बात ध्यान देने वाली बात है कि ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात देखो, दोबारा देख लो यहाँ पर, ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं? इसे डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। ठीक है। ये कौन सा नियम है? तुल्यता का नियम। देखिए यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा ऊर्जा E हो तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तुल्यता का जो फॉर्मूला है वो बनेगा E इक्वल्स टू mc²। E यहाँ पर क्या है? एनर्जी है, m यहाँ पर द्रव्यमान है, c यहाँ पर प्रकाश वेग है। ठीक है ना। यानी E हमारे पास क्या है? ये यहाँ पर क्या है? हमारे पास ऊर्जा है, एनर्जी। m हमारे पास क्या है? द्रव्यमान। और c हमारे पास क्या हो गया? प्रकाश का वेग। ओके। और प्रकाश का वेग यानी c जो हमारे पास है उसका जो मान होता है वो c बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश वेग है उसका मान होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। ये भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि E का मान क्या होता है? E बराबर mc²। फॉर्मूला बनता है प्रकाश वेग का, ये आइंस्टीन का फॉर्मूला है। और C का जो मान है वो यहाँ पे है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको आप नोट कर दीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होना चाहिए? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है ना। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। वास्तव में पदार्थ क्या होता है? विभिन्न आकार, आकृति तथा प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देखना क्या है? असंभव है। इन्हें छोटे छोटे, ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसको हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप कहते हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ पे, आपको डेफिनेशंस बेस पे आपको इसको समझाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आप छोटा सा पॉइंट है, पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो कहाँ से है? पदार्थ
पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, वास्तव में आप लिखो यहाँ पे, वास्तव में पदार्थ विभिन्न आकार, आकृति तथा प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है। प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है। ओके स्टूडेंट, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, ये भी नोट कर लो। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, पदार्थ का भौतिक स्वरूप है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। वास्तव में पदार्थ विभिन्न आकार, आकृति तथा प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहली बात, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। आपने ऊपर से नोट कर दिया होगा, हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। आप लोग टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, और ये थर्ड पार्ट हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है ना, आप इनको नोट करते रहें और अपना जो सिलेबस यूके एसएससी का जो उत्तराखंड भर्ती दरोगा का जो सिलेबस है उसको भी आप नोट कीजिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है ना। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला मान लो, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात अपने गतिज ऊर्जा, अर्थात उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, तथा तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इस तरह के से बहुत सारे हैं, आप लोग, मैं आपको पूरे बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अब पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इनके पॉइंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, इसलिए हमें सारे पॉइंट क्या है ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे कि पदार्थ के कण के मध्य रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। पहली बात ध्यान देने वाली बात है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है,
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और उनमें क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा के बिना ही, गतिज ऊर्जा के द्वारा ही वो क्या करते हैं? गतिशील होते हैं, ठीक है ना। और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अगर तापमान बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। नंबर 3 पॉइंट, पदार्थ के कण के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। देखो यहाँ पे पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आणविक बल कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है। देखिए, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आणविक बल कहते हैं। अगर सपोज आणविक बल किसे कहते हैं? जिसके मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं वही आणविक बल होता है, ठीक है ना। 4 पॉइंट, द्रव्य के कणों के मध्य दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य आंतरिक आकर्षण बल बढ़ जाता है। देखो इस पॉइंट में भी द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य आंतरिक आकर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये आपने नोट कर दिए होंगे। इस तरह से आप और अगर इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे और आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, बुक्स खोल सकते हैं, ठीक है ना। बुक्स के द्वारा आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो आपके उसमें आ रहा है कि सर ने ये पॉइंट इसमें नोट नहीं किया है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ना यहाँ पे, नेक्स्ट नोट कीजिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होती है, ठीक है। क्या होती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होती है। अर्थात गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू टी, यानी अतः ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। सीधी सी बात है, अगर गतिज ऊर्जा ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले मान लो कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है? कि द्रव की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। सबसे पहली बात, ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है ना। ठोस पता है आपको, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये भी आपका ठोस है, ठीक है ना। बर्फ है, ये सारे क्या है? ठोस हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे ठोस के जो गुण धर्म है उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। आप नोट कर दिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट फिर बढ़ेंगे हम लोग। ठोस के गुण धर्म। अब हम यहाँ पे इसको पूरा वो करेंगे बेटा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, जैसे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे कि ठोस किसे कहते हैं, उसके बाद द्रव किसे कहते हैं, लेकिन इनके जो गुण धर्म है उसके बारे में भी जानकारी अर्जित करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी उठाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म, ठीक है ना। पहला जो गुणधर्म है वो है ठोस में अणुओं की व्यवस्था। ठोस में अणुओं की जो व्यवस्था है वो कैसे होनी चाहिए? जैसे कि क्रिस्टलीय पदार्थों, क्रिस्टलीय जो ठोस के कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में त्रिविम जालक यानी जो 3D डायमेंशन है, ठीक है ना, लैटिस के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यही कारण है कि ठोस में कणों की स्थिति क्या होती है? निश्चित होती है। किसके कारण होती है निश्चित? त्रिविम जालक, ठीक है ना। इसकी जो ठोस में अणुओं की जो व्यवस्था है वो किसके कारण निश्चित होती है? 3 डायमेंशन 3D डायमेंशन लैटिस, ठीक है ना। इसके कारण क्या होती है? इसके
जो अवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। तीसरा है ठोस में आयतन एवं आकार। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ठोस का जो आकार है वो जो आयतन है वो दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं कि ठोस के कण के मध्य आंतरिक अंतराण्विक जो बल होते हैं वो अत्यधिक प्रबल होते हैं, ठीक है ना। अर्थात इनके मध्य आंतरिक अवस्था जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप कण के स्वतंत्रता की गति संभव नहीं हो सकती है या नहीं हो पाती है। ये केवल एक निश्चित स्थान पर कंपन ही कर सकते हैं, अतः ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ये ठोस के आयतन एवं आकार है, ठीक है ना। अब इसके नंबर 3 पॉइंट है, इसका जो महत्वपूर्ण गुणधर्म वो है इसकी संपीड्यता। इसकी जो संपीड्यता वो कैसी है, वस्तु क्या, पहले देखो यहाँ पे कि जो अंतराकणीय है वो जो स्थान अंतराकणीय स्थान बहुत कम होने के कारण ठोस बहुत कम संपीड्य या लगभग असंपीड्य होते हैं, ठीक है ना। गुणधर्म आपको यहाँ पे देख लो। पहला गुणधर्म है ठोस के अणुओं की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 3D डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ठोस में आयतन और आकार क्या होते हैं इसके, निश्चित होते हैं। तीसरा है संपीड्यता, क्योंकि संपीड्यता क्या होनी चाहिए इसकी, किसके कारण ये कम होते हैं, जो इनके जो अंतराण्विक जो स्थान होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण इनकी जो वो होती है अंतराण्विक संपीड्यता वो लगभग क्या होता है, असंपीड्य होते हैं, ठीक है ना। तो इसके आकार को कम करना, यानी संपीड्यता का तात्पर्य उसके जो दाब है उस दाब लगाकर आयतन को कम करना, ठीक है ना। नंबर 4 पॉइंट है गर्म करने पर प्रसार, और चौथा पॉइंट है इसकी डेंसिटी, यानी अंतराण्विक अवकाश बहुत कम होने के कारण इनके घनत्व उच्च होते हैं। पहली बात, इसके जो घनत्व वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। प्रसार में क्या होते हैं, ये क्या होता है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके जो कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, यानी अतः प्रसार में क्या हो जाता है, इसका फैलाव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे चलेंगे, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है इसके बारे में जानकारी। द्रव और जो गैस है उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपको जानकारी देंगे। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड इसको शेयर कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। ओके।